हेलो फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर यूपीएससी 2017 मेंस। आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिनके इस बार यूपीएससी में आने की बहुत संभावना है। इसी तरह की एक सीरीज मैंने प्री के लिए निकाली थी और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आए। तो इसी को देखते हुए कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज को मैंने बेस बनाकर कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसकी पहली सीरीज आपके सामने है। ये न सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो सीएपीएफ का जो एसए है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 1, हाल के दिनों में पूर्वोत्तर के कई राज्य अशांति और आंतरिक हलचलों से प्रभावित रहे हैं। पूर्वोत्तर के समेकित विकास और शांति के लिए आप क्या सुझाव देंगे? ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि इधर अभी गोरखालैंड की मांग चल रही है। इससे पहले हमने जो है वो मणिपुर, नागालैंड, ये लगातार अशांति यहाँ पर बनी हुई है और अभी तो यूनियन होम सेक्रेटरी को जो है वो बातचीत करने तक के लिए जाना पड़ा। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो काफ़ी समय से उपद्रव का केंद्र बन रहा है धीरे धीरे, और ये हमारे लिए जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए बड़ा गड़बड़ एक मामला है। तो उनके कारणों की आप जो है वो जांच पड़ताल करिए और उसके समेकित विकास के लिए और शांति के लिए आप क्या सुझाव देंगे? चाहे वो कलादान प्रोजेक्ट रहा हो, चाहे वो द्वितीय हरित क्रांति है और उसके माध्यम से जो है उनको लिंक करना, उनमें आर्थिक विकास करना, राष्ट्रीय बांस मिशन की जो संभावनाओं को तलाशना, और जो सबसे महत्वपूर्ण हो रहा है कि उसको लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत जो है इंटरनेशनल, जो थाईलैंड तक जो है हम उसे जोड़ देना ताकि वहां पर आर्थिक और व्यापार बढ़ सके। तो ये इसके प्रमुख सुझाव होंगे जीएस पेपर 2 के लिए। इसको आप जो है योजना मैगजीन से अपडेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शून्य बजट कृषि क्या है? जीरो बजट एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? शून्य बजट कृषि के उद्देश्य एवं मुख्य घटकों की चर्चा करें। तो बेसिकली आज के समय में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा इस समय आप देख रहे हैं चर्चा में है। लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एजिटेशन पूरे, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे एमपी हो, लगातार ये होता जा रहा है। तो इसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, शून्य बजट कृषि किसे कहते हैं, जीरो बजट। और किसान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो उसकी लागत बढ़ती जा रही है और उसकी जो एमएसपी है वो उसको टाइम प्रॉपर मिलती नहीं है। इसकी वजह से जो ये गैप है ये बहुत गड़बड़ कर रहा है। किसान जो है वो, अभी आपने देखा एमपी में किसान जो है वो कर्ज के जाल में फंस रहे हैं और आत्महत्या करते चले जा रहे हैं। यही महाराष्ट्र में भी हुआ। अब तक जो है वो जनवरी से लेकर अप्रैल तक 400 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं महाराष्ट्र में केवल। तो ये जो शून्य बजट कृषि है इसमें किसान अपने जैसे जो जानवर हैं, गोमूत्र है, इनका इस्तेमाल करके जो है वो उसकी खाद का इस्तेमाल करके अपनी लागत को कम कर सकते हैं। ये इको फ्रेंडली भी है, पर्यावरण के अनुकूल भी है और किसानों की लागत को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक और घटक निकलकर सामने आया कि लगातार जो पेस्टिसाइड्स और उर्वरकों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं इसकी वजह से जो है जो मृदा की गुणवत्ता है वो लगातार गिरती चली जा रही है। तो यहां पर इस जो गोमूत्र और क्या नाम है खादों का इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी वजह से मृदा की उर्वरकता बढ़ती जाएगी, उनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल धारण करने की क्षमता, वो भी बढ़ेगी। तो इसको आप जो है इसके प्रमुख उद्देश्य और प्रमुख घटक की जो है चर्चा करें। ये आपको जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र में आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान में वर्णित छठी अनुसूची क्या जनजातीय समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आधार तैयार करती है? टिप्पणी करें। काफी ज्यादा जो है वो ये मुद्दा चल रहा है। तो जो छठी अनुसूची है वो जनजातीय क्षेत्रों के लिए और उस जो विशेष एक अधिकार देती है उनको गवर्न करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ट्राइब्स की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो आपको यहाँ एक जो है इंट्रोस्पेक्शन करना है कि क्या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आधार तैयार करती है, इस पर आप टिप्पणी करेंगे। ठीक है, हाँ ये करती है, क्योंकि जो संविधान में जो दिए गए हैं अधिकार वो पर्याप्त हैं, लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है, जो जिस माध्यम से उसको लागू करना है या लागू करने वाली जो एजेंसीज हैं वो बहुत इफिशिएंट नहीं है, राइट, या वो उतना जो है वो पेनिट्रेशन प्रॉपर नहीं कर रही है। इसकी वजह से जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली जो एजिटेशन है, चाहे वो नगा ग्रुप्स हों, चाहे अदर जो हैं, या बोडो हो गए, या तमाम जो ऐसे लोग हैं जो लगातार एजिटेशन में जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को जो है हम इंटर रिलेट करके देख सकते हैं, आपको प्रिपेयर करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही के दिनों में बड़ी पनबिजली परियोजनाओं को लेकर ऋणात्मक चर्चा देखी जा रही है।
क्योंकि इनसे भौगोलिक और भूगर्भीय असंतुलन पैदा होता है। ऐसी स्थिति में लघुपन बिजली परियोजनाओं की संभावनाओं और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ये जीएस पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, ओंकारेश्वर डैम हो, तमाम जगह बड़ी जो जल बिजली परियोजनाएं हैं उनको लेकर काफी ज्यादा एजिटेशन शुरू हो चुका है। खासतौर पे जो उत्तराखंड की 2013 के बाद का डिजास्टर है उसकी वजह से और भी ज्यादा इस पर जो है ऋणात्मक चर्चाएं चल रही हैं और माना जा रहा है कि इससे जो है काफी बड़ा जो भौगोलिक और भूगर्भीय जो जियोलॉजिकल डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है उसकी स्थिति को देखते हुए जो छोटी छोटी जैसे चेक डैम परियोजनाएं, लघु बिजली परियोजनाएं हैं, उनकी संभावनाओं पर आप प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015 जो टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में बनाई गई, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015 भारत में दिव्यांग बच्चों और व्यक्तियों के समावेशन का परिदृश्य बदलने में सक्षम है? टिप्पणी करें। राइट, यानी ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015 भारत में दिव्यांग बच्चों व्यक्तियों के समावेशन का परिदृश्य बदलने में सक्षम है? टिप्पणी करें। क्वेश्चन नंबर 6 ग्रामीण भारत के समावेशन में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की भूमिका पर टिप्पणी करिए। राइट, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है और यह माना जा रहा है कि भारत और इंडिया के बीच का जो गैप है, यानी ग्रामीण भारत, वो भारत जो अभी डिजिटलाइज नहीं है और जो फैसिलिटीज को यूज कर रहा है, उन दोनों के गैप को खत्म करने में और ग्रामीण भारत को समावेशित करने में इसकी क्या भूमिका है, इस विषय पर आपको एक लेख लिखना है। ये जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन, अप्रयुक्त मानव संसाधन अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान की स्थिति पैदा करते हैं। अप्रयुक्त मतलब है अनयूटिलाइज्ड। मानव संसाधन अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान की स्थिति पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में विकलांगता के आर्थिक नुकसान का आकलन करते हुए उन्हें भारत के श्रम बल में लाने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 2 डायमेंशंस हैं। एक्चुअली ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है और ये एसए के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दोनों नजरिए से देखिएगा आप। तो यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि अर्थव्यवस्था में जो मानव संसाधन होता है, अर्थव्यवस्था में वो श्रम के रूप में देखा जाता है और श्रम का सीधा संबंध वेजेस से होता है, यानी उनको कितना भत्ता मिल रहा है, उनको कितना जो है वो श्रम की लागत मिल रही है। तो जो अप्रयुक्त मानव संसाधन है वो अर्थव्यवस्था के लिए हमारे यहां नुकसान की स्थिति पैदा करता है। इसका संबंध आप डेमोग्राफिक डिविडेंड से लगा सकते हैं। आप हर मंच पर कह रहे हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, भारत के पास सबसे बड़ी युवा आबादी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि रोजगार के आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं और भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये जो है एक बहुत ही नुकसान की स्थिति, जो हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड एक अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ सालों के लिए, जब हमारी युवा आबादी हमारे पास है, तो क्या बिना रोजगार पैदा हुए या बिना उनको जो है वो श्रम बल में लाए हुए हम कहीं ऐसा तो नहीं उनका नुकसान कर रहे हैं? ऐसी स्थिति में भारत में विकलांगता के आर्थिक नुकसान का आकलन करते हुए अभी दूसरा डायमेंशन है, क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति जो है वो भी श्रम बल से बाहर है, हमें उसको भी श्रम बल में लाना है और यदि उसको ला सकें तो आर्थिक नुकसान का आपको आकलन करना है कि उनके श्रम बल में ना होने से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और उनको श्रम बल में लाने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए। जो आपने दिव्यांग बिल लेकर आए हम उसके संबंध में आपको इसमें बात कहनी है, जिसमें आरक्षण बढ़ाया गया, कैटेगरी बढ़ाई गई, अधिक सहूलियत दी गई, समावेशी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कही गई। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3। 8th क्वेश्चन पर हम आते हैं। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करते हुए इस दिशा में शुरू किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। राइट, ये जीएस पेपर 3 के लिए है। यानी भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति क्या है? अभी आपने देखा कि जो रिन्यूएबल मिनिस्ट्री आप जो डाटा दे रही है वहां पर आप बता सकते हैं कि वर्तमान स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करते हुए इस दिशा में शुरू किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। यानी उस पर आपको बताना है। जैसे अभी हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक इंटरनेशनल शुरू किया, कई राज्यों में हमने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क एस्टेब्लिश किए, अभी हाल में हमने श्रीलंका के साथ जो है वो एक गठबंधन किया। तो इस तरह करके सरकार जो है जो पेरिस में 175 गीगावाट हमें स्वच्छ ऊर्जा पैदा करनी है, उन सिस्टम्स को हम मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी आपने देखा कि परमाणु ऊर्जा की तरफ हम बहुत तेजी से फोकस कर रहे हैं। तो इस पे आपको पॉइंट्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी देश के विकास में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है।
अभी आपने देखा कि पहले TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जो है नई शिक्षा नीति लाने की बात की गई। अब दूसरा शिक्षा सुधार पर जो है एक नई कमेटी बनाई गई है। तो इसी संदर्भ में ये क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। किसी भी देश के विकास में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, परंतु भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बहुत असमानता दिखाई पड़ती है। व्याख्या करें। ये दो डायमेंशन को जो है वो इंट्रोगेट कर रहा है। यहां पर आपको इस पे पॉइंट्स लिखने, व्याख्या करें। ये GS पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर 4 यानी एथिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप इस पे जो है इसको अपना फोकस करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की खाद्य सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में नाभिकीय कृषि तकनीक की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अब नाभिकीय कृषि तकनीकी जो न्यूक्लियर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, ये एक टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत लंबे समय तक जो है खाद्य पदार्थों को आप जो है सड़ने से, एक जाति प्रभावी हो जाएगी, दूसरी जाति को क्या करेगी, नष्ट कर देगी। जबकि शीतोष्ण क्षेत्र में एक या अन्य प्रभावी जातियां ही हैं। जैसे वहां कनीफेरस फॉरेस्ट जंगलों में देख लो। तो हम लोगों ने कल स्लाइड देखी थी, तो हमने जब वर्षावन देखे तो हमने क्या देखा वहां पर कि ढेर सारे जो है अलग अलग लेयर पाई जा रही है। कहीं झाड़ियां हैं, कहीं ऊंचे पेड़ है, बहुत ज्यादा विविधता पाई जाएगी। लेकिन जब आप कनीफेरस फॉरेस्ट जाओगे तो वहां एक ही प्रकार की प्रजातियां पाई जाएंगी, डोमिनेंट हो जाती हैं। ठीक है। अगला जो है जहां पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाएगी वो सेकंड स्टेज है आपका प्रवाल भित्तियों का क्षेत्र। अभी हमने बात किया सबसे अधिक संसार में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहां होती है, यहीं पर पाई जाती है। प्रवाल भित्तियों में जैव विविधता की विशाल मात्रा पाई जाती है। इन्हें समुद्री वर्षावन भी कहते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन, क्योंकि यहां पर वर्षावनों के समान सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तीसरा आर्द्र भूमियां। तो आर्द्र भूमियों के विषय में पहले बात कर चुका हूं। आर्द्र भूमियां किसी एक छन्नक के रूप में काम करती है। ठीक है। ये दोनों तरह के जो है इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। कौन सा, लैंड इकोसिस्टम और वाटर इकोसिस्टम। ये दोनों यानी जलीय और स्थलीय दोनों तरह के इकोसिस्टम को क्या करेंगी, ये सपोर्ट करेंगे। राइट। अब भारत में कौन कौन सी आर्द्र भूमियां पाई जाती है, जैसे अष्टमुदी केरल, भितरकनिका भोज सागर MP, चिल्का उड़ीसा, हरके झील पंजाब, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर, केनेरू झील जो है आंध्र प्रदेश। ये सब आपको क्या मैंने लिस्ट दे दी है। ठीक है। पोंग डैम हिमाचल प्रदेश। ये सब क्या है, भारत की प्रमुख आर्द्र भूमियां, याद होनी चाहिए आपको। अब हम अगर ये समझते हैं कि जैव विविधता को खतरा किस बात से, तो जैव विविधता के खतरे की बात करें, किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि होने से कुल उत्पादकता में कमी आ जाती है। राइट। अगर वहां पर हमने बात देखा कि ये जैव विविधता क्या करती है, नेट